हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट डे हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और वीडियो नंबर 1 में इसके बारे में हम जो भी इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हम बात किए थे। साथ ही साथ जो बेसिक्स है जिसमें इन्होंने महर्षि कणाद के बारे में बताया था, पकादू कत्यामा के बारे में बताया था, उनका क्या रोल था। साथ ही साथ डेमोक्रेटस है, लूसीपस है, उनके बारे में बताया था, उन्होंने परमाणु एटम्स वगैरह के बारे में बताया था। और देन आफ्टर हमने जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, एंटोन एंड लेविजायर ने इनको दिया था, उसके बारे में बात की थी। इसके अंदर दो लॉ था, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोन एंड लेविजायर और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो कि जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था, इसके बारे में हम बात किए थे। इन सारे लॉ पे दोनों लॉ पे तो क्वेश्चन आता ही है, स्पेसिफिकली इवन इन टेक्स्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड। और जो इन दिनों बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, चाहे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो या बीपीएससी पीसीएस का एग्जाम होता है, तो उन सब में भी इनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑल राइट, कंसेप्ट जो क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। जो भी 9th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, इवन रिविजन के लिए या जो नया पढ़ना चाहते हैं स्टार्टिंग से, उनके लिए भी ये बेटर रहेगा कि इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। हम लाइन टू लाइन इसको पढ़ाएंगे। तो कल बेसिक्स में हम सारे बात कर लिए थे। इवन डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी के जो 6 पोस्टुलेट है, इस सब के बारे में हमने बात किया था लास्ट डे। दोस्तों, आप अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके वीडियो देख लीजिए। एक बार और चर्चा कर देते हैं एटम्स जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितना भी मैटर आपके आसपास है, चाहे वो एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, या कोई मिक्सर है, कुछ भी है, वॉट एवर नियर यू, जो भी है वो सब क्या होता है, एटम्स का बना होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम्स क्या, तो इंडिविजुअल है, एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये डाल्टन्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। आपके मन में होगा, आप हो सकता है कि शॉर्ट्स वगैरह देखे या किसी से सीखे होंगे कि एटम्स को भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जो बिगिनिंग में डाल्टन्स ने थ्योरी दिया था उसमें ये आइडिया नहीं था, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में नहीं था आइडिया। तो हम डाल्टन का पढ़ रहे हैं दोस्तों। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसको ना ही हम बना सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। थर्ड था कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, कोई खास एलिमेंट है ना, उसका सारा एटम्स का मास क्या होगा, सेम होगा, और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। कोई हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट देख रहे होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा, वो भी इसको गलत साबित कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आइसोटोप आइसोबार के बारे में पढ़ा होगा। तो ऑब्वियसली बात है, वो सारा कंसेप्ट बाद में आया है, ये डाल्टन ने पहले ही बता दिया था। ठीक है, इसमें करेक्शन है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब डाल्टन्स के बारे में पूछा जाता है। फिर है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। जो अलग अलग एलिमेंट्स का एटम होगा वो ऑब्वियसली बात है उसका मास अलग अलग, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम जब भी है कंपाउंड बनाता है तो स्मॉल होल नंबर में। होल नंबर का मतलब क्या, जैसे H2O है, H2O है तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करके H2O बनाता है। ऐसा नहीं कि आधा हाइड्रोजन है और चौथाई ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2:1 का रेशियो यहाँ पर। ठीक है, CO2 देखिए तो यहाँ भी 1:2 का रेशियो, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, 1:2 का रेशियो है, मतलब 1:2। इस प्रकार से होल नंबर जो संख्या होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से आधा पौने साढ़े, इस प्रकार में एटम्स कंबाइन नहीं करता है, होल नंबर में कंबाइन करता है, फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं करता, याद रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स का नंबर है, उसका नंबर और किस प्रकार का एटम है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बताता है। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट था, याद रखिएगा। हमने सबको पढ़ लिया था। व्हाट इज एन एटम, इसके बारे में बताए थे। सिंबल्स ऑफ एटम के बारे में अच्छे से कल बता दिए थे कि सिंबल्स के बारे में बर्जिलियस दिया था, और बीपीएससी पीसीएस एवं टीआरई में भी एक क्वेश्चन पूछा है कि मॉडर्न डे जो हम एटॉमिक सिंबल देखते हैं, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, सोडियम का Na, ये कौन दिया था, तो बर्जिलियस। ऑल राइट, याद रखिएगा, बर्जिलियस देते, फिर इसमें सुधार होते गया। IUPAC ने इस सब के बारे में बताया है, पूरा नियम बनाया है, लेकिन शुरुआत में बर्जिलियस इसके बारे में बताए थे प्रॉपर तरीके से। इन सब चीज़ों को हमने देख चुके थे, और ये जो है आप टेबल इसको ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसमें तो पता भी होगा। यूरेनियम का U, जिंक का Zn और मैग्नीशियम का Mg। इसमें दोस्तों यूरेनियम का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑलराइट, आगे हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक मास। देखिए, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास क्या होगा। जब एटम्स का सिंबल पता चल गया, एटम्स क्या होता है पता चल गया, तो अब क्वेरी आया मन में कि इस एटम का मास कितना होगा। एटम्स को हम हाथ पर अगर लेंगे ना तो इसका मेजर मास हमको कितना भारी लगेगा। ठीक है, वेट वगैरह के बारे में पता लगाने का मन में आया विचार, तो उसी को हम देखेंगे एटॉमिक मास में। देखिए, द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट द एटॉमिक मास। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल मतलब असाधारण या अनूठा जो प्रयास था,
कंसेप्ट था, क्या था, एटॉमिक मास था। अकॉर्डिंग टू हिम, इनका अनुसार ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। डाल्टन्स के अनुसार प्रत्येक एलिमेंट का कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास होता है। सारा एलिमेंट क्या है, एलिमेंट जैसे आयरन एलिमेंट है दोस्तों, कॉपर एक एलिमेंट है, वो तो एटम्स का ही बना होगा। आयरन में आयरन का एटम, आयरन एलिमेंट में आयरन का एटम्स होगा, कॉपर में कॉपर का होगा, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटम्स होगा। तो सब में कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो मास होगा, मतलब उसका मास होगा। वो जो भी एलिमेंट बना हुआ है उस एटम से बना हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा। The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom। मतलब ये थ्योरी जो बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने, अब जानते हैं मास रेशियो वहाँ पर बताया था, उस थ्योरी ने इतना ज़्यादा मतलब साइंटिस्ट वगैरह को उकसा दिया, एक प्रकार से कह सकते कि प्रेरित कर दिया। प्रॉम्प्टेड का मतलब प्रेरित किया, कि साइंटिस्ट को मन हुआ कि चलो हम एटम का मास जानते हैं। Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, मतलब एक एटम का मास निकालना ऑब्वियसली बात है ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एक एटम को हम देख भी नहीं सकते हैं, उसका मास हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था। बट रिलेटिव एटॉमिक मास वेयर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कंपाउंड वेयर फाउंड। लेकिन हम उसका रिलेटिव मास निकाल सकते हैं, मतलब अगर वो किसी के साथ कंपाउंड बना रहा है ना दोस्तों, तो वहाँ हम रिलेटिव मास पता कर सकते हैं, जो लॉ ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उससे उसका यूज़ करके। जैसे कि एग्जांपल बताया गया है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड। मान लेते हैं कंपाउंड आप लीजिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कार्बन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। ऑलराइट, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब कोबाल्ट कैसे होता है दोस्तों, कैपिटल सी और स्मॉल ओ, ये कोबाल्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब हम सिंबल लिखते हैं ना तो फर्स्ट लेटर क्या कैपिटल लिखते हैं और सेकंड लेटर स्मॉल लिखते हैं, लेकिन जब हम एलिमेंट का नाम या कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो दोनों कैपिटल ही लिखे हैं। यहाँ पर कार्बन का सी कैपिटल हो गया, ऑक्सीजन का ओ कैपिटल हो गया। It was observed experimentally that 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता लगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों, तो कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, आप सभी जानते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम। अगर इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में निकालें, अगर इसका रेशियो निकालेगा ना, मतलब 12/16 कीजिए, 12/16, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 3:4, मतलब कहने का मतलब 3 जो है कार्बन है वो 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो 12 ग्राम ऑब्वियसली बात है 16 ग्राम के साथ कंबाइन करेगा। इन अदर वर्ड्स, कार्बन कंबाइंड विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। देखिए क्या बताया कि जो अर्लियर में हम एटॉमिक मास यूनिट को AMU से रिप्रेजेंट करते थे। जैसे किसी का मास 12 ग्राम है दोस्तों, तो 12 AMU पहले रिप्रेजेंट किया जाता था, मतलब लिखने का तरीका। जैसे ये सब क्या है, यूनिट है, स्केल है, मीटर यूनिट है, नैनोमीटर यूनिट है, केजी यूनिट है, लीटर यूनिट है। उसी प्रकार से एटम का जो मास हम मेजर करते हैं ना AMU में, शुरुआत में ऐसे AMU में। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इट इज़ नाउ रिटन एज यू। लेकिन IUPAC नाम याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने क्या बताया कि आप एटॉमिक मास को मात्र यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज इक्वल टू द मास ऑफ द 1 कार्बन एटम। देन वी वुड assign carbon an atomic mass of 1 U and oxygen an atomic mass of 1.33 U। मतलब ऐसा मान लिया गया कि एटॉमिक मास ऑफ 1 U एंड ऑक्सीजन एन एटॉमिक मास ऑफ 1.33 उसका मान लिया गया ऑक्सीजन का। हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल नंबर और नियर टू द होल नंबर। मतलब ऐसा माना गया कि इससे और आसान क्या होता है, या तो हम उसको होल नंबर मान लें या होल नंबर के बराबर का कुछ संख्या ऐसा माने। While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of the atom of naturally occurring oxygen of the unit। मतलब बहुत सारे को विचार जब कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे ना, तो साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया कि हम क्यों नहीं करें, जैसे ऑक्सीजन का मास अगर 16 AMU है दोस्तों या 16 U है, तो ऑक्सीजन को क्या कीजिए आप 16 भाग में बांट दीजिए, 16 भाग में बांट दीजिए। इस ऑक्सीजन को जब हम 16 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक का जो मास होगा, एक का मास ऑब्वियसली तो 16 से 16 कट गया, एक का मास कितना होगा 1 U। इस 1 U को आप रख लीजिए एक एटम का मास, इसको आप यूनिट रिप्रेजेंट कीजिए। इसको आप यूनिट के मतलब जैसे आप कभी सब्जी लेने गए होंगे दोस्तों, तो देखिएगा ना, जो आप रोड साइड में कभी सब्जी लेते होंगे तो किसी सब्जी विक्रेता के पास अगर अच्छा सा उसका वेट नहीं होता होगा, उसके पास अगर वाट नहीं है, वेट मतलब वही 1 kg का 2 kg का 250 ग्राम का जो होता है, अगर उसके पास नहीं हो ना, तो वो क्या करते हैं ना, कहीं से, या उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो नया बाट खरीद सके क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, तो वो क्या करते हैं ना, एक पत्थर उठाते हैं और पत्थर को छेनी हथौड़ा से पीट कर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास अच्छा सा वाट होता है, मतलब पूरा ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट वाला, और उससे मेजर कर लेते हैं कि 1
केजी का है तो 1 केजी का एक पत्थर उधर लगाते हैं, अगर नीचे ऊपर हो गया तो उसको वो छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसको रख के उसी से हिसाब से अपना वो सब्जी बेचते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी क्या किया था साइंटिस्ट की, जो ऑक्सीजन का वेट है 16 U को उन्होंने 16 भाग में बांटा था और एक भाग का जो वेट होगा उसको उन्होंने एक मतलब यूनिट मान लिया कि इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, तराजू के एक तरफ 1 U रखेंगे और तराजू के दूसरे तरफ क्या करेंगे, हम अलग अलग एलिमेंट को रखेंगे और जो जितना रखेगा, मान लीजिए तराजू के दूसरे तरफ अगर 5 कोई एलिमेंट रखे जिसके कारण हमको उसको तो 5 U रखना पड़ा, तो उसका मास कितना हो गया, 5 U हो गया। कार्बन मतलब कितना है 12, इसका मतलब 12 रखना पड़ा। हाइड्रोजन कितना है, मतलब एक ही हाइड्रोजन रखेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो उसका मास कितना होगा, 1 U हो गया। तो ऐसे करके वहां पर रखा गया। हाँ, अब ये रीजन यहाँ बताया गया है कि ऑक्सीजन को ही क्यों कंसिडर किया गया शुरुआत में हम ऑक्सीजन का ही मास को क्यों यूनिट मास लेने के लिए कंसिडर किए। तो देखिए इसके पीछे 2 रीजन है। पहला, ऑक्सीजन रिएक्टेड विथ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म्ड कंपाउंड। ऑक्सीजन जो है बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है। आप देखेंगे ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन खुद के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके O2 बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है, खुद के साथ ओजोन गैस बनाता है, पानी का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के H2O बनाता है, कार्बोनेट के साथ कैल्शियम CA3 बना लेता है। बहुत सारा ऑक्सीजन का बहुत सारा कंपाउंड आपको नेचर में दिखेगा। तो एक तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट ये बनाता है, इस कारण से इसका रख लिया गया। दूसरा, द एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। इसका जो एटॉमिक मास था ना, इससे हम क्या कर लेते और भी दूसरे एलिमेंट का मास हम होल नंबर में निकाल पा रहे थे। होल नंबर मतलब पूरे का पूरा संख्या निकल रहा था। However, लेकिन क्या हुआ कि in 1961 for a universally accepted atomic mass unit, carbon 12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses। लेकिन 1961 में एक बैठक हुआ था, उन अलग अलग IUPAC में जो भी मेंबर होंगे उनका एक बैठक हुआ था। उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया कि हम ऑक्सीजन को ना रखकर कार्बन को रखते हैं। कार्बन 12, जो कार्बन 12 का कई सारा आइसोटोप है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, तो उसमें उन्होंने कार्बन 12 को ही एज ए एटॉमिक मास यूनिट के रूप में रेफरेंस के रूप में रखा कि इस कार्बन 12 को 12 भाग में करेंगे और एक भाग का जिसका जितना मास होगा वो एक एटम का मास होगा। उसको मान लिया कार्बन 12 का जो मास है उसको 12 भाग में हम टुकड़ा करेंगे और एक टुकड़े का जो मास होगा वही मास होगा एक एटम का मास। ठीक है, उसको एज ए वेट यूज कर लिया। अब देखिए 1 एटॉमिक मास का यहाँ पर दिया हुआ डेफिनेशन, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12। 1 atomic mass is equal to the mass exactly 1/12 the mass of the 1 atom of carbon 12। कार्बन 12 के एक एटम का मास जो होगा उसको उन्होंने एक एटॉमिक मास यूनिट रिप्रेजेंट कर लिया। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। और इसी के रिस्पेक्ट में ना और भी एलिमेंट का जो मास को है कंसिडर किया गया। जैसे हर चीज़ यहाँ पर रेफरेंस है, पृथ्वी पर जितना चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों सब किसी न किसी के रेफरेंस में है। जैसे किसी के बारे में कहा जाता है कि वो सुंदर है, ठीक है, वो बहुत सुंदर है, तो उससे भी सुंदर से भी और भी बहुत सारा उससे भी ज़्यादा सुंदर लोग होता है, तो हम कंपेयर करते हैं, हाँ ये जो है फलना से ज़्यादा सुंदर है, ये जो है उससे बेहतर है, ये जो है उससे और बेहतर, या ये उससे और बुरा है। तो किसी से हम उसको कंपेरिजन करते हैं। आपके आसपास ही मिठाई देखिए, एक से एक वैरायटी का मिठाई हो जाएगा, क्या पूरी दुनिया में उतना ही मिठाई है, उससे भी बेहतर है, उससे बुरा भी है। तो हर चीज़ कंपैरिजन में है। हम जो सन जिस डायरेक्शन में राइज करता है निकलता है हम उसको ईस्ट मान लिए हैं, तो हम ये उसको मान लिए हैं रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे। ऐसा है नहीं कि वही ईस्ट होगा, ठीक है, इसको मान लिए कि पूरी दुनिया एक सिस्टमेटिक वे से चले तो एक तौर तरीका नियम कानून तो मानना पड़ेगा, तो उसको मान लिया गया है दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कहीं आपको वहाँ ईस्ट नहीं लिखा रहेगा, जिधर सूरज होगा उधर ईस्ट हो गया, उधर पूरब को लिख दिया है और पूरब ही ताउम्र पूरब ही रहेगा। कोई ऐसे तानाशाह आएंगे कभी कभार कहेंगे नहीं हम इस सब चीज़ को नहीं मानते हैं, अब फिर से नया सिस्टम अपनाओ, ऑब्वियसली बात है तानाशाह होगा तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ वैसा ही है, ये सब रेफरेंस पॉइंट है। तो उसी प्रकार से एटम के मास को निकालने के लिए कार्बन 12 का जो एटम है ना उसके मास को रेफरेंस माना गया। जैसे देखिए कि यहाँ पे कहानी से बताया गया है कि इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट। देखिए कोई फ्रूट सेलर आपने भी देखा होगा, जैसे फ्रूट सेलर को फ्रूट बेचना है ना, उन्होंने क्या किया, एक तरबूज लिया है, तरबूज को 12 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया और एक टुकड़ा जो है इसी को उन्होंने बाट के हिसाब से रखा है कि एक टुकड़ा कोई लेगा तो उसको 5 रुपया लेंगे। कोई सामान लेना होगा मान लीजिए, तो उस तरबूज को एक बाट को एक तरफ इसको रखता है, देखिए एक तरफ जो है इसको रखा है कि इसके बराबर आप कोई सामान लीजिएगा, एक तरबूज के बराबर कोई सामान लीजिएगा तो जितना भी सामान बैठेगा, 5 बैठे 10 बैठे 50 बैठे, एक के बराबर जो भी बैठेगा उसका हम आपको 10 रुपया लेंगे। उसी प्रकार से आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात ये ज़्यादा रखना पड़ेगा, 2 तरबूज रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी ज़्यादा चीज़ें आएगी, तो ज़्यादा दाम लग जाएगा आपको। तो उन्होंने इसको एक बाट मान लिया और ऐसा ही आप अपने आसपास में देखते भी होंगे जो पत्थर का बनाता है। Similarly, the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average
मास ऑफ द एटम कंपेयर टू द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, जो रिलेटिव मास होता है वो कार्बन 12 के मास को ही हम, कार्बन 12 का जो एक एटम का मास होता है उसी को हम मानते हैं। अब देखिए उसी के रिस्पेक्ट में जो अलग अलग एलिमेंट का मास निकाला गया है, जैसे हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1U हो गया, कार्बन का मास कितना होगा 12U हो गया, नाइट्रोजन का मास 14U हो गया, ऑक्सीजन का मास 16U हो गया, सोडियम का मास 23U हो गया, मैग्नीशियम का मास 24U हो गया, सल्फर का 32U हो गया, क्लोरीन का 35.5U हो गया, कैल्शियम का 40U हो गया। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये उसी के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। अब देखिए एटम्स एग्जिस्ट कैसे करता है। हमने एटम्स के बारे में देखा, एटम्स होता क्या है, एटम का साइज कितना बड़ा होता है, एटम्स का सिंबल क्या है, इवन हम एटम का मास वगैरह भी देख लिए हैं। आप देखेंगे कि एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, नेचर में रहता कैसे है। आपको याद होगा वेरी फर्स्ट लेक्चर बिगनिंग में हमने बताया था, महर्षि जो कनाद थे सबसे पहले उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएं एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसको और फर्दर डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था परमाणु। उसी बात को आगे इलेबोरेट किए थे पकुधा कात्यामा जो तो उन्हीं के इस प्रिंसिपल को पोस्टुलेट को इलेबोरेट किए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो पार्टिकल्स है ना, जिसको परमाणु कहा था महर्षि कनाद ने, ये नेचर में इंडिविजुअल, नेचर में इंडिपेंडेंट रूप से नहीं एग्जिस्ट करता है। नेचर में आपको कहीं परमाणु नहीं मिलेगा। ये परमाणु जब भी होगा ना तो ये कंबाइंड फॉर्म में होता है, या तो किसी कंबाइंड कोई मैटर के फॉर्म में होगा या कोई कंपाउंड के फॉर्म में होगा, मतलब किसी न किसी के रूप में होता है, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। वही बात है, एटम को ही परमाणु उन्होंने बोला था। तो यही हमारा एक टॉपिक हो गया कि एटम जो है नेचर में एग्जिस्ट कैसे करता है, क्या अकेला एटम नेचर में मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बहुत सारे जो एलिमेंट है जिसका एटम नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। इंडिपेंडेंटली मतलब दोस्तों स्वतंत्र रूप से, ठीक है, मतलब अकेला। अकेला मतलब कि आपको आपकी जो है प्रेमिका कभी बोलेगी कि हमारे लिए एक एटम ला के दो, तो कहिएगा अच्छा इतना आसान है, लेके आते हैं। आप गए मार्केट में और किसी शॉपकीपर वाले के जो केमिस्ट होंगे उनसे कहिएगा एक एटम दीजिए हमको ऑक्सीजन का। अब वो पगला जाएगा, ऑक्सीजन का एक एटम हम कहाँ से लाएं, तो वो लाना संभव नहीं है क्योंकि एक एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। वही कह रहा है कि बहुत सारे एलिमेंट उसका एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, ऑक्सीजन गैस दे देगा आपको, आप घर पे जाके उसका एक एटम निकाल लीजिए। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयंस। एटम्स क्या करता है ना, एटम्स खुद के साथ जुड़ के, एटम जो है आपस में जुड़ जुड़ के या तो मॉलिक्यूल बनाता है या आयंस बनाता है, फर्दर वो क्या बनाता है, कंपाउंड बना लेता है। दीज मॉलिक्यूल्स आर आयन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी। यही जो है जो एटम्स और आयन से आपस में एग्रीगेट समूह बना बना कर क्या करता है, तो बहुत बड़ा मैटर बना लेता है जिसको हम फील कर सकते हैं, सी कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कीजिए, तो एटॉमिक मास यूनिट द मास ऑफ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक है, फिर वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आई। नेकेड आई से हम एटम को क्यों नहीं देख सकते हैं, एटम्स का साइज नैनोमीटर में होता है और उस साइज को हमारा आंख देखने के लिए मतलब उतना शार्प हम नहीं देख सकते हैं, उतना महीन चीज़ों को हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम एटम को, क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा है इसलिए हम उसको नहीं देख पाएंगे, सिंपल। अब एटम हो गया दोस्तों, अब हम मॉलिक्यूल के बारे में देख रहे हैं। मॉलिक्यूल के बारे में आपने सुना होगा कि पानी का एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, तो अब ये मॉलिक्यूल है कौन वाला, मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। ए मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल क्या होता है कि कह सकते हैं ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, जब एक या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में समूह बनाकर रहते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ क्या है, तो ऑक्सीजन का 2 एटम, एक एटम और 2 एटम, ये ऑक्सीजन का 2 एटम आपस में क्या हुआ, एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड होता है दोनों के बीच, डबल बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं ऑक्सीजन का। ऑलराइट, तो जब ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स जो केमिकली बॉन्डेड होता है उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। उसके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, वो फोर्स या तो आपका वनडरेबल फोर्स हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड अगर बना है तो वो फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, कोई ना कोई फोर्स होगा वहाँ पर। ऑब्वियसली बात है, फोर्स ही तो किसी चीज़ को जोड़ के रखती है। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and show all the properties of that substance. Molecule को अगर अच्छे से डिफाइन करना है तो क्या कीजिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। हम जानते हैं किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर होता है, लेकिन किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो आपस में नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, या क्या कह सकते हैं कि कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट या किसी का कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो नेचर में एग्जिस्ट करता है दोस्तों,
दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूल का होता है, याद रखिएगा, मॉलिक्यूल का होता है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, जो उस सब्सटेंस का सारा प्रॉपर्टीज को दिखाता हो। जैसे ऑक्सीजन, ये एक मॉलिक्यूल है किसका, ऑक्सीजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस जो है, ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसमें सारा प्रॉपर्टी होगा ऑक्सीजन गैस का, इसलिए इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। कोई कंपाउंड है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, या कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का वो सारा गुण है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो पत्थर होता है उसका सारा प्रॉपर्टी जिसके अंदर है, इसको हम इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कह देंगे। कहने का मतलब मॉलिक्यूल को ही जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। या एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, या तो एटम सेम एलिमेंट या अलग अलग एलिमेंट आपस में ज्वाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाएगा। मॉलिक्यूल्स भी दो प्रकार का, एक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, दूसरा होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मतलब एलिमेंट का मॉलिक्यूल और दूसरा कंपाउंड का मॉलिक्यूल। देखिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा ना, उसमें सेम टाइप, एक ही प्रकार का एटम्स होगा, क्योंकि एलिमेंट एक ही प्रकार के एटम से बनता है। Molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made of only one atom of that element। जो बहुत सारा एलिमेंट है, जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, वो एक ही एटम का मतलब कंसिस्ट करके बनता है। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। लेकिन ये बहुत सारे नॉन मेटल के बारे में सही नहीं है, उसमें एक ही प्रकार का नहीं होता है, उसमें एक से ज़्यादा एटम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें जब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें ऑक्सीजन का 2 एटम होता है। एंड हेंस इट नॉन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मतलब 2 एटम, डायटोमिक का मतलब 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम होता है, तब ऑक्सीजन गैस बनता है। इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू ए मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ 2 वी गेट ओजोन। अगर वही ऑक्सीजन का अगर 3 एटम, ऑक्सीजन का अगर 3 एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नॉन एज एटोमिसिटी। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। द नंबर ऑफ एटम्स कंसिस्टिंग ए मॉलिक्यूल, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितना एटम कंसिस्ट जुड़ा हुआ है, किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ एटम्स कंसिस्ट है, वहाँ पर कितना नंबर ऑफ एटम्स जुड़ा हुआ है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका एटोमिसिटी कर देंगे। जैसे आर्गन, आर्गन का एटोमिसिटी कितना है दोस्तों, 1। आर्गन क्या है, मोनोएटॉमिक है। क्यों, क्योंकि आर्गन जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें सिर्फ आर्गन का ही एटम होता है, सिर्फ एक ही एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक कितना है, एटोमिसिटी 2 है, क्योंकि 2 एटम मिलकर बनाता है। ओजोन का एटोमिसिटी कितना है, 3 है, 3 ऑक्सीजन का एटम मिलकर बनाता है। Metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of very large number and indefinite number of atoms bonded together। जो बहुत सारे एलिमेंट जैसे कि कार्बन है, उसके में उसका स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा एटम्स के साथ बॉन्ड मिलके बॉन्ड बनाता है। जैसे आप सुने होंगे बेंजीन जो होता है C6H6 है, कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 होता है। इथीन जो होता है C2H4, ये कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ वो कंबाइन करके ये इस प्रकार का बॉन्ड बनाता है। जैसे देखिए, कुछ नॉन मेटल दिया हुआ, उसका एटोमिसिटी दिया हुआ। एटोमिसिटी मतलब उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितना एटम जुड़ा हुआ है, उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितना एटम जुड़ा हुआ है, उसी को हम उसका एटोमिसिटी कर देंगे। जैसे आर्गन, आर्गन अकेला सिर्फ आर्गन ही जुड़ता है, या अकेला आर्गन रहता है तो उसको हम कहते हैं मोनोएटॉमिक है। हीलियम भी अकेला होता है तो मोनोएटॉमिक कहते हैं। ऑक्सीजन जब भी होगा तो 2 आएगा तो डायटोमिक बनाएगा। हाइड्रोजन भी क्या तो H2 के फॉर्म में रहता है नेचर में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है तो डायटोमिक है। नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में मिलता है तो ये भी डायटोमिक है। क्लोरीन Cl2 गैस के फॉर्म में मिलता है तो ये भी डायटोमिक है। फॉस्फोरस देखिए, फॉस्फोरस होता है नेचर में P4 के फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं टेट्रा एटॉमिक, मतलब 4 एटम मिलकर रहता है फॉस्फोरस। सल्फर क्या, अक्सर सल्फर जो है S8 के फॉर्म में मिलता है, S6 के फॉर्म में मिलता है, इसलिए उसको हम पॉलीएटॉमिक मतलब 2 से ज़्यादा जब एटम आपस में कंबाइन करके रहता है तो उसको हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अभी तक हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट देख रहे थे, मतलब एक ही प्रकार का जो एलिमेंट है ना, उसी सेम प्रकार का सेम काइंड का एटम जो आपस में कंबाइन करता है तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बनाता है। अब हम देखेंगे डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएगा, उसको हम क्या कर देंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कर देंगे। देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट एलिमेंट का एटम आपस में ज्वाइन करता है और क्या बनाता है, डिफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब खास प्रोपोर्शन में, तब जाकर वो मॉलिक्यूल्स बनाता है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फिगर 3.4 में दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए, वाटर क्या, H2O क्या अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं कहा गया, मतलब एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। H2O एक कंपाउंड भी है, और कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो क्या है दोस्तों, मॉलिक्यूल होता है। कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट रूप होता है उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं,
ठीक है। तो H2O में क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 1:8 के रेशियो में। अमोनिया देखिए, अमोनिया में क्या क्या है, NH3 है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, 3:8 के रेशियो में, यहाँ 14:3 के रेशियो में। तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मतलब कोई भी जो कंपाउंड बना है ना वो भी एक से ज़्यादा एलिमेंट को जोड़कर बना होगा, मतलब एक से ज़्यादा एटम होगा। तो जब डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट रूप मॉलिक्यूल होता है और एलिमेंट का भी स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा आइटम है तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए व्हाट इज आयन, आयन क्या होता है, तो जो भी चार्ज स्पीसीज है, आप देखे होंगे Na+ कभी सुने होंगे, Na+ होता है, Mg+2 होता है, Zn+2 होता है, Copper+1 Copper+2 दोनों होता है, Iron+2+3 दोनों के बारे में सुने होंगे। तो ये जो चार्ज स्पीसीज है, Cl- होता है, F- होता है, इसी चार्ज स्पीसीज को हम क्या कह देते हैं, आयन कह देते हैं। देखिए कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज, जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से जुड़ा होता है, बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके अंदर चार्ज स्पीसीज होता है। द चार्ज स्पीसीज आर नॉन एज आयंस, यही जो चार्ज स्पीसीज होते हैं ना उसको हम आयंस कहते हैं। आयंस में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव नेट चार्ज ऑन देम। आयंस या तो सिंबल एटम हो सकता है या अकेला एटम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा एटम भी, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसपे कुछ ना कुछ चार्ज हो। एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, आयन या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, लिख लीजिए कि नेगेटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड केटायन। नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायन कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन को केटायन कहते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया है सोडियम क्लोराइड में, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम प्लस एंड नेगेटिवली चार्ज Cl-। जो सोडियम क्लोराइड बनता है ना, तो सोडियम क्लोराइड देखिए NaCl बनता है, तो किससे बनता है, NaCl एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है, आगे पढ़िएगा आप, Na+ और Cl- दोनों को जुड़कर बनता है। तो Na+ और Cl- ये आपस में जब जुड़ता है तो ये क्या हो गया हमारा, ये कैटायन है, ये क्या हो गया हमारा एनायन है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। ठीक है, ये आपस में क्या है, चार्ज स्पीसीज है। ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नॉन एज ए पॉलीएटॉमिक आयन, अगर एक से ज़्यादा एटम अगर किसी चार्ज को कैरी कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीएटॉमिक आयन कहेंगे। वी शैल लर्न मोर अबाउट द इंफॉर्मेशन आयंस इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम आयंस के बारे में और बेहतर तरीके से देखेंगे। ठीक है, आयंस के बारे में यहाँ पर और कुछ दिखाया है, जैसे कुछ आयनिक कंपाउंड के बारे में बताया दोस्तों, सम आयनिक कंपाउंड, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaO, कैल्शियम+2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, ठीक है, ये भी चार्ज होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड देखिए, Mgs, मैग्नीशियम सल्फर, Mg पर चार्ज 2, सल्फर पर चार्ज -2। सोडियम क्लोराइड NaCl आप देख ही लिए, ये सब क्या है, आयनिक कंपाउंड होता है, सब पे चार्ज होता है कुछ ना कुछ। जो भी आयनिक कंपाउंड होता है ना वो आयनिक कंपाउंड, आप नाम ही में है आयनिक, मतलब आयन से बना हुआ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। आयन देख लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डे राइटिंग केमिकल फार्मूला, कि हम केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, केमिकल फार्मूला अगर आप लिखना सीख जाएंगे ना, तब जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह आगे पढ़ेंगे, कि लेड नाइट्रेट का PbNO3 का जो है, हम अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, तो लेड नाइट्रेट लिखने तो आना चाहिए ना, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट नाम से ही आपको PbNO3 का होल ट्वाइस लिखने आना चाहिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये सब आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम केमिकल फार्मूला, यही है केमिकल फार्मूला, हम कैसे किसी का लिखते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसमें अगर कोई डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। और जितना कंसेप्ट हम पढ़े हैं पीछे आयंस वगैरह के बारे में, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, ये इस सबसे क्वेश्चन तो BPSC TRE में और PCS में भी पूछा गया है। इवन आपका जो 9th वाले हैं ना, उनका जो अगर SC1 SC2 होगा तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।